Everybody, welcome to the my channel, that is No Stress MBBS. So let's make your MBBS journey stress free. So सेकेंड वीडियो में क्या है, अपना माइक्रोबायोलॉजी PYT सीरीज़ की सेकेंड वीडियो। ठीक है, इसके अंदर अपना टॉपिक है यार माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप जो है ना, वैसे माइक्रोबायोम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार इसमें से क्वेश्चन भी आया तो देख ही लेते हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चन क्या आया था? तो क्वेश्चन आया था कि एनुमरेट करो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड एक्सप्लेन करो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को। अब यार रिस्क क्या लेना है, इसलिए मैंने तो इसमें सारे ही समझा दिए, बाकी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो हो वो सिर्फ इसके नाम लिख के और इसको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। लेकिन मैंने सारे समझा दिए सेव करने के लिए कि कोई भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले तो ना यार उसने पूछा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, तो सीधा सीधा ना अपना डिफरेंट टाइप्स ना बताने लग जाना। ठीक है, एक डेफिनेशन लिख देना तो उससे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सबसे पहले ना डेफिनेशन लिख दो कि माइक्रोस्कोप क्या किस लिए यूज़ होता है। माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ होता है। माइक्रोस्कोपी क्या होती है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है वो माइक्रोस्कोप है। उसके बाद अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। कौन कौन से? लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, देन वी हैव, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, देन वी हैव फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ब्राइट फील्ड या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। अब यार इसके अंदर ना, अच्छा पहले अपन टाइप्स पे जाने से पहले ना मैं एक बार माइक्रोस्कोप ही समझा देता हूँ क्या होता है, कैसा ये देखो, ये माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। इसके अपन पार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सो इसके ये सारे ना पहले मैकेनिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक बेस हो गया, बेस पे ना ये देखो, ये सारी जो एडजस्टमेंट्स बनी हुई हैं, ये नोब्स बनी होती हैं ताकि आप इसको एडजस्ट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, देन वी हैव सी शेप्ड आर्म, ये होल्ड करने के लिए होता है माइक्रोस्कोप को। उसके बाद हमारे पास क्या होता है फिर, हाँ बस यही है। उसके बाद कुछ रह गया तो आगे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको बोलते हैं अपन ना मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो नोब्स होती हैं एडजस्टमेंट के लिए वो भी होती हैं इसी मैकेनिकल पार्ट में। देन वी हैव ओकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है? इसका अपना क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पार्ट है, क्योंकि ये मैग्नीफाई कर रहा है। ठीक है, ओकुलर लेंस 10x मैग्नीफाई करता है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग होते हैं। ये देखो, ये 4 बने हुए हैं। ठीक है, एक 4x होता है, एक अपना 10x होता है, एक अपना 100x होता है, एक अपना 40x होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, वो एडजस्ट करना पड़ता है। देन वी हैव, ये हमारे हो गए मैग्नीफाइंग पार्ट ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैकेनिकल पार्ट में स्टेज आता है जिसके ऊपर स्लाइड प्लेस की जाती है और मूव की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपने पास इसका इल्यूमिनेटिंग पार्ट। इल्यूमिनेटिंग पार्ट मतलब जो लाइट दे रहा है। तो लाइट देने वाला पार्ट क्या क्या होगा? फर्स्ट लाइट सोर्स होगा, देन हमारे पास कंडेंसर होगा, देन हमारे पास आइरिस डायफ्राम होगा। अब कंडेंसर क्या होता है? ये लाइट का ना कोन बनाता है और स्लाइड के ऊपर डालता है लाइट को। आइरिस डायफ्राम कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट कंडेंसर में जाएगी। ये देख रहे हो, कंडेंसर उसका कोन बनाता है, आइरिस डायफ्राम ये यहाँ से हम ना कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट नीचे से लाइट सोर्स से कंडेंसर में आनी चाहिए, और फिर कंडेंसर उसको स्टेज पे डालता है जिससे कि अपने को यहाँ से लाइट आगे लेंस में जाके दिखती है। तो अपन ये सारा कुछ अभी पढ़ेंगे कि कैसे इसका मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए। बेस अपन ने देख लिया, सी शेप डाउन देख ली, मैकेनिकल स्टेज देख लिया, देन वी हैव ओकुलर लेंस देख लिया, 10x होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस देख लिया, 4x 10x 40x 100x होता है। देन वी हैव इल्यूमिनेटिंग पार्ट जिसके अंदर कंडेंसर हो गया, आइरिस डायफ्राम हो गया, लाइट सोर्स हो गया। ठीक है, फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट्स के लिए नोब्स होती हैं। हाँ ये रह गया था कि यहाँ पे ना फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट के लिए नोब्स होती हैं जो कि इमेज को शार्पन करके दिखाते हैं। तो इससे अपना सारा बेसिक सारे माइक्रोस्कोप कवर हो गया। ठीक है, अब इसको लाइट फील्ड किस बेस पे बोलते हैं, डार्क फील्ड किस बेस के बोलते हैं? सो ब्राइट फील्ड, तो ये ब्राइट और फील्ड पे फोकस करो। फील्ड का मतलब जो सराउंडिंग है। ठीक है, तो ब्राइटर बैकग्राउंड होगा और क्या होगा, डार्क इमेज होगी। ठीक है, तो सारी जो अपनी बैकग्राउंड होगा ना वो ब्राइट होगा, तभी इसका नाम ब्राइट फील्ड रखा है। होता क्या है कि वो जो हम यहाँ से अपन ने लाइट पास की थी, कंडेंसर से गई, इधर पास हुई, उसके बाद वो क्या करती है, ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसको मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद वो ओकुलर लेंस में जाती है, ओकुलर लेंस उसको मैग्नीफाई करता है और फिर हमारे को बड़ी इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे को पता लग गया। और जिस माइक्रोस्कोप के अंदर 2 ओकुलर लेंस होते हैं ना, उसको बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद होता है हमारे पास
अपना आ गया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बता दिया, रेज एमिटेड फॉल ऑन द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन से फिर वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे गई, फिर उसके बाद वो ऑकुलर लेंस पे गई, फिर उसके बाद फाइनल मैग्नीफाइड इमेज बना दी। ठीक है, अब अगला होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को डार्क फील्ड क्यों बोला? क्योंकि इसका बैकग्राउंड डार्क है और ब्राइट इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसका ब्राइट है लेकिन बैकग्राउंड इसका डार्क है। ठीक है, तो ये याद रख लो कि लाइट फील्ड में, लाइट फील्ड है ना, तो फील्ड इसकी लाइट है मतलब फील्ड ब्राइट है, और ये अपना डार्क फील्ड में फील्ड डार्क है मतलब बैकग्राउंड डार्क है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? इसका कारण होता है ये डार्क फील्ड कंडेंसर, जो कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में होता है। डार्क फील्ड कंडेंसर क्या होता है ना, ये ओपेक डिस्क लगी होती है इसके अंदर, और साइड पे एनुलर होलो एरिया होता है। ठीक है, यहाँ से लाइट पास करती है, इधर से वो लाइट पास ही नहीं करती। तो जब लाइट सिर्फ साइड से जाती है ना, तो वो सीधा सीधा जाके ओब्लिकली अपना स्पेसिमेन पे जाके लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, वही ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है। और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट जो स्पेसिमेन पे लगी थी वही ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हाईलाइट होगा हमारे पास? जो हमारा स्पेसिमेन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे को सिर्फ वही देखने को मिलेगा, बाकी सब हमारे को डार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट भी जा रही है, अनरिफ्लेक्टेड भी जा रही है, और अनरिफ्लेक्टेड तो ज़्यादा ही होती है। तो अनरिफ्लेक्टेड वाली ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हमारे को क्या देखने को मिलता है कि ब्राइट हमारे को साइड्स देखने को मिलती हैं, और ब्राइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है, जबकि डार्क हमारे को हमारा ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका फ़र्क हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके अंदर एनुलर होलो एरिया, जिसके कारण अनरिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, उसके बाद स्पेसिमेन कैसा दिखता है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है? एक बात बताओ यार, अब ये मेरे डार्क नोट्स है, इसके ऊपर जो ब्राइट ब्राइट चीज़ें ये ज़्यादा साफ दिखती हैं कि ब्राइट बैकग्राउंड पे डार्क चीज़ें? यही ना ऑब्वियसली, कि जो डार्क होता है उसके ऊपर लाइट आराम से ईजीली दिख जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर ना थिन बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं, जैसे कि स्पाइरोकीट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और यार ये डार्क वाला थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है ना। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब यार होता क्या है ना, जो अपना स्पेसिमेन होता है, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वाटर होता है, और जो है हमारे स्पेसिमेन में भी वाटर होता है। ठीक है, तो कंट्रास्ट ना बहुत ही माइनर सा होता है जो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं उसकी वजह से। ठीक है, अब हमने इसी कंट्रास्ट को ना एक बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाएंगे वो देखते हैं। कि अब ये देख लो कि कंट्रास्ट बढ़ा दिया, कंट्रास्ट इज एनहेंस्ड, और जो स्लाइड सा डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेल डेंसिटी का, उसको हमने इजीली डिटेक्टेबल कर लिया बाय हमारी लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो हल्का सा डिफरेंस आ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेल डेंसिटी के कारण लाइट इंटेंसिटी में, उसको हमने इजीली डिटेक्ट कर लिया। कैसे कर लिया अब ये देखते हैं। ठीक है, और ये ना कंट्रास्ट वैसे जो मैंने अभी आपको बताया, ये वैसे किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है? ये ना स्टेनिंग के थ्रू क्रिएट किया जाता है, कि इसको स्टेन कर दो उसके बाद ये दिखने लग जाएगा। लेकिन स्टेनिंग से ना सेल मर जाता है। ये देखो कि स्टेनिंग किल्स द माइक्रोब्स, सो हम लिविंग में ये नहीं कर सकते। तो लिविंग में करना तो हमारे को ना ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ये देखो यार कि लाइट जो जाती है ना, इसके अंदर भी ना यही वाला यूज़ होता है अपना, जो डार्क फील्ड कंडेंसर यूज़ कर लेते हैं। डार्क फील्ड का कंडेंसर यूज़ किया तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है स्पेसिमेन पे लाइट गई, बाकी साइड तो डार्क दिखेगी। ठीक है, स्पेसिमेन में लाइट जाती है। अब स्पेसिमेन में भी जो लाइट सिर्फ स्पेसिमेन पे गई है, ठीक है, मतलब जो लाइट सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब पे गई है, वो तो क्या होती है, डेविएट हो जाती है हल्की सी, वो ना 1/4 वेवलेंथ पीछे हो जाती है। ठीक है, सो रे डेविएटेड बाय स्पेसिमेन इज़ 1/4 वेवलेंथ आउट ऑफ फेज, और अनडेविएटेड वाली सीधी जाती रहती है। अब अनडेविएटेड वाली ना, अब इसके अंदर ना मैंने एक फेज़ प्लेट डाल दी है। ये फेज़ प्लेट ही है जो सारा काम कर रही है, जो हमारे को ये इंक्रीज़ करके ना अपना कंट्रास्ट इंक्रीज़ करके दिखा रही है। अब जो अनडेविएटेड लाइट है वो कैसे चली गई? अनडेविएटेड लाइट जो है वो फेज़ प्लेट से चली गई, जबकि जो मतलब जो अनडेविएटेड लाइट थी ना, उसको फेज़ रिंग से जाना पड़ा। ठीक है, फेज़ रिंग से जाना पड़ा। मान लो ये देखो, अब ये फेज़ प्लेट है, इसके अंदर ये पोर्शन जो है ना, ये फेज़ रिंग है। तो ये जो अनडेविएटेड लाइट है ये फेज़ रिंग से जाती है, हम इसको भेजते ही ऐसे हैं,
और जो डेविएटेड लाइट है वो फेज़ प्लेट से चली जाती है। फेज़ रिंग कुछ ऐसे बनाई जाती है कि ये जो है लाइट को 1/4 वेवलेंथ आगे कर देती है। ये 1/4 वेवलेंथ पीछे थी, ये 1/4 वेवलेंथ आगे होगी, तो इनके अंदर कितने का डिफरेंस हो गया, हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस हो गया। ठीक है, सो डेविएटेड रे इज़ हाफ वेवलेंथ आउट ऑफ फेज बाय द अनडेविएटेड। तो दोनों में हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस हो गया। जब ये अपनी नीचे है, बिल्कुल ये पीक पे है, ठीक है, तो जैसे ये दोनों मिलती हैं ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। और अब क्या होता है, जो अनडेविएटेड लाइट होती है वो ब्राइटर बैकग्राउंड बनाती है, जबकि जो अपनी डेविएटेड लाइट थी जो कि पीछे थी वो डार्क सेंटर बनाती है। तो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। इसका अच्छे से अपना प्रिंसिपल देख लिया है कि कंडेंसर वो डार्क फील्ड वाला यूज़ किया जाता है, इसलिए डार्क बैकग्राउंड मिलेगा, उसके अंदर जो माइक्रोब की सराउंडिंग लाइट मिलेगी, फिर माइक्रोब अंदर डार्क क्यों मिलेगा, सब बता दिया है। अब ये देख लो, ये फेज़ रिंग का कंसेप्ट है, ये सब फेज़ रिंग हो गया, एडवांस कर दी 1/4 वेवलेंथ से, ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। एप्लीकेशन क्या है कि इसके अंदर एक तो ना आपको याद होगा कि अपन ने स्टेनिंग किस लिए यूज़ नहीं की थी, क्योंकि उससे डेड हो जाते हैं, तो लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो चीज़ ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण और सेल डेंसिटी के कारण जो चीज़ अपना ज़्यादा कंट्रास्ट क्रिएट करेगी वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पिंडल्स, क्रोमोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोस्पोर्स, इंक्लूजन बॉडीज़, तो इनके क्लियरली विजिबल हो जाती हैं बिकॉज दे हैव रिफ्रैक्टरी इंडेक्स मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये देख लो, अब इसके अंदर ये सारा डार्क है, तो ये साइड में लाइट बैकग्राउंड हो गया और बीच में अपने को डार्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज़ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब अगला आ जाता है, दैट इज़ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। यार ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, किसी चीज़ को हम ना फ्लोरोसेंस डाई से कलर कर देते हैं। अब फ्लोरोसेंस डाई हमने उस पर लगा दी। फ्लोरोसेंस डाई ने क्या किया, पहले तो फ्लोरोसेंस का मतलब देख लेते हैं। फ्लोरोसेंस का मतलब चमक होता है यार, ये देख लो, ये दिख रही है ना, तो फ्लोरोसेंस, अच्छा ये आई गई, हाँ, तो फ्लोरोसेंस डाई हमने किसी चीज़ पे लगा दी। अब यार फ्लोरोसेंस डाई लगाई तो क्या हुआ, फ्लोरोसेंस डाई के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना। हाँ, तो हमने क्या किया, यूवी लाइट, हम ना यूवी लाइट डालते हैं। यूवी लाइट आपको पता है कि यूवी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, आईआर लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है। विजिबल हम देख सकते हैं, यूवी लाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ की ज़्यादा एनर्जी की यूवी लाइट जब हमने डाली तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, एक्साइट हो गए, ज़्यादा एनर्जी से एक्साइट हुए। अब जब इलेक्ट्रॉन वापस जाते हैं ना तो वो धीरे धीरे करके जाते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये लोअर वेवलेंथ की लाइट्स रिलीज़ करते हैं। तो ये जो हायर वेवलेंथ की लाइट हमने सॉरी, जो हमने शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट डाली थी, अब ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट जनरेट करते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ कहाँ आ जाती है, हमारी विजिबल रीजन में आ जाती है, तो ये हमारे को दिखती है। ठीक है, सबसे पहले हमने लाइट डाली, यूवी लाइट डाली, जो कि मरकरी लैंप से डाली जाती है। उसके बाद एक्साइटेशन फ़िल्टर है, ये सिर्फ वही लाइट को जाने देता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी, बाकियों को रोक लेता है। फिर हम ये जाते हैं डाइक्रोमेटिक मिरर पे, डाइक्रोमेटिक मिरर इसको रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो सीधा जाके स्पेसिमेन पे जाता है। स्पेसिमेन से जो लाइट निकलती है, अब वो क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है, लेकिन फिर भी अगर कोई शॉर्टर वेवलेंथ की हुई तो, और या फिर कुछ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट हुई तो उसको रोक लेगा ये बैरियर फिल्टर, जो कि आई पीस से जस्ट पहले लगा है। तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को रोक लेगा। शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट क्या कर सकती थी, मान लो कोई यूवी लाइट है तो वो हमारी आई को डैमेज कर सकती थी, तो उसको रोक लिया। और कोई अगर ब्लू या अपनी वॉयलेट लाइट है जो कि कंट्रास्ट को कम करती है, उसको भी रोक लेता है। तो सिर्फ विजिबल रेंज की लाइट हमारे को देखने को मिलती है जो हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया है कि फ्लोरोसेंस का क्या प्रिंसिपल होता है। फिर उसके बाद अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं यार। एप्लीकेशन क्या, एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है जो कि सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि फ्लोरोसेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, एक होती है ऑटो फ्लोरोसेंस, जिसके अंदर फ्लोरोसेंस डाई से उसको स्टेन भी नहीं करना पड़ता हमारे को, पता क्या, क्योंकि ऑटो फ्लोरोसेंस कुछ ऑर्गेनिज्म ना खुद ही ऑटो फ्लोरेंस खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट करके और फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरा। ठीक है, जिनको माइक्रोब जिनको फ्लोरोसेंस डाई से हमारे को कोट करना पड़ता है,
वो होते हैं अपने पास, जैसे कि एक्रिडिन डाई से कोट करना पड़ता है अपने को ना प्लाज्मोडियम को और फिलेरियल नेमाटोड को। अच्छा ये ना प्लाज्मा अपना मलेरिया और अपनी फिलेरियासिस की अपना जब लैब डायग्नोसिस पढ़ते हैं ना तो उसमें पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन ये फ्लोरेसेंस के मेथड पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ओरामाइन फिनॉल, जो इसको यूज़ किया जाता है किसको डाई करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूबरकल बेसिलाई को। अब अगला आ जाता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगले चैप्टर में आ ही जाएगा तो अपने को रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है ना, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि अपने फ्लोरोसेंट डाई से कोट कर रखी है, उन वो उसको यूज़ किया जाता है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए या कुछ ऐसी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो कि एंटीजन के साथ लगी हुई हैं। तो फ्लोरोसेंट डाई टैग्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द सेल सरफेस एंटीजन और द एंटीबॉडीज बाउंड टू द सेल सरफेस एंटीजन। ये डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइट माइक्रोस्कोप देख लिया था जो अपना ने देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना क्यों यूज़ होता है मैं बताता हूँ, रुको। एक ना चीज़ याद रखनी है अपने, रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन होता है कि दो ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस हो कि आप उसको देख पाओ, ठीक है। अब क्योंकि बैक्टीरिया तो माइक्रोमीटर में आता है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं ना वो नैनोमीटर में आते हैं। तो नैनोमीटर छोटा होता है, तो जो हमारा नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना, वो उसकी रेजोल्यूशन इतनी होती है कि वो बैक्टीरिया तो हमको दिखा देता है, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन इतनी नहीं होती कि हमारे को वो वायरस दिखा पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेजोल्यूशन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ठीक है। एक सेकेंड, रेजोल्यूशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया, बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनकी वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो मतलब रेजोल्यूशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गई। नहीं सॉरी, एक सेकेंड रुकना यार, हाँ सॉरी, वेवलेंथ कम हुई ना, क्योंकि बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा हुई तो वेवलेंथ बहुत कम हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए, वेवलेंथ बहुत कम हो गई, रेजोल्यूशन बहुत कम हो गई। और रेजोल्यूशन कम होने का मतलब कि वो नैनोमीटर में चली गई, ठीक है। मतलब रिजॉल्विंग पावर जो है वो अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा हो गई, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो अब ये फंडा अपन ने समझ लिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। रेजोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। रेडिएशन सोर्स इसके अंदर विजिबल लाइट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम है। फिर मीडियम ऑफ ट्रैवल इसके अंदर एयर, हाँ इसके अंदर ना वैक्यूम होता है यार मीडियम ऑफ ट्रैवल, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमने एयर में डाला तो वो एयर के साथ कोलाइड करने लग जाएंगे ना। तो स्पेसिमेन माउंट इसके अंदर ग्लास स्लाइड पे रखा जाता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स करवाने हैं तो भैया मेटल यूज़ करना पड़ेगा ना, तो कॉपर यूज़ किया जाता है। और टाइप ऑफ लेंस इसके अंदर ग्लास का होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। क्योंकि जो हम लेंस यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होना चाहिए ना। अब अब हुआ क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स से इमेज बना रहे हैं ना, तो ग्लास तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन जनरेट कराए इलेक्ट्रॉन गन से, ठीक है, एक्सेलरेट, ये मैंने आपको सब बता दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी जितनी बात मैंने की कि इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराते हैं, ये सारी अभी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हुआ कि सबसे पहले तो ना यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, तो हमारे को थिन स्लाइसेस बनानी पड़ेंगी स्पेसिमेन की, ठीक है। इस थिन स्लाइस बनाने के लिए हमारे को स्पेसिमेन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। फिर फिक्सेशन से क्या किया, फिक्सेशन किससे की, ग्लूटरल्डिहाइड से और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से सेल्स फिक्स कर दिए। उसके बाद क्या किया, हमने उसको डिहाइड्रेट किया, किससे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, जैसे कि एसीटोन और इथेनॉल। फिर हमने उसको एम्बेड किया किसमें, प्लास्टिक पॉलीमर में, जिससे हमने उसका सॉलिड ब्लॉक बनाया।
मोस्टली प्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं ना वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अब वाटर इनसोल्यूबल है तो हमारे को पहले कंप्लीट डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्लाइसिंग कर ली, पतले पतले स्लाइस में काट लिया उसको अल्ट्रा माइक्रोटोम नाइफ से, और फिर उसको मेटल स्लाइड पे कॉपर पे हमने माउंट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, फिक्सेशन की, फिर डिहाइड्रेशन की, फिर उसके बाद हमने उसको एम्बेड कराया, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। इससे हमारा स्पेसिमेन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन पाथवे चला, इलेक्ट्रॉन जनरेट कराए, इलेक्ट्रॉन गन से फुल स्पीड में इलेक्ट्रॉन आए, वैक्यूम में आए। उसके बाद हमने वो बम्बार्ड हुए किस पे, थिन स्लाइस्ड अपने स्पेसिमेन पे। फिर वो जाके कहाँ गए, सीधा लेंसेज पे गए, मैग्नेटिक लेंसेज पे। एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, एक प्रोजेक्टर लेंस था, दोनों से जाके कहाँ गए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके इमेज बना दी, ठीक है। ये भी दिखाता भी हूँ। लेकिन हुआ क्या ना, जो डेंस वाला एरिया था स्पेसिमेन में, उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर किया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डेविएट किया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंच पाए स्क्रीन पे इमेज बनाने के लिए। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेविएट हो जाएगा तो वो स्क्रीन पे तो कम ही पहुंच पाएगा ना, तो कम पहुंच पाए तो वहाँ पे डार्कर इमेज बनी, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट रीजन से निकले उन पे ब्राइटर इमेज बनी। ये देख लो यार, ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये है उसका पाथवे जो अपन इलेक्ट्रॉन गन, फिर उसके बाद कंडेंसर से निकले, कंडेंसर लेंस था मैग्नेट का, फिर स्पेसिमेन पे गए, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पे गए, फिर प्रोजेक्टर लेंस पे गए, और फिर जाके फाइनल इमेज बना दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने आपको पहले ही बता दिया, वायरस की डिटेक्शन करता है। कहाँ पे कर सकता है, क्लिनिकल स्पेसिमेंस में कर सकता है, टिश्यू कल्चर में कर सकता है, स्पेसिफिक एंटीवायरल एंटीबॉडी पे कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको मान लो हैवी मेटल्स के साथ हमने नेगेटिव स्टेनिंग कर दी, शेडोइंग कर दी। और अगला होता है ये ना, एक फ्रीज इचिंग टेक्निक होती है। फ्रीज इचिंग टेक्निक क्या होती है ना यार, ये ना स्पेसिमेन प्रिपरेशन की ही टेक्निक है, ठीक है। तो फ्रीज इचिंग टेक्निक में क्या होता है, स्पेसिमेन प्रिपरेशन जैसे अपन ने पहले की फिक्सेशन किया, डिहाइड्रेशन किया, उसके बाद उसका अपन एम्बेडिंग की, फिर उसके बाद स्लाइसिंग की। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये टेक्निक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रीज इचिंग टेक्निक में इतना याद कर लेना ना कि इसके अंदर स्पेसिमेन ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि ना ऑर्गेनेलीज की शेप देख ली जाए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमने अभी पढ़ा था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन इमेज बना रहे हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं इमेज बनाते। कौन से इलेक्ट्रॉन इमेज बनाते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट के खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन प्रोड्यूसिंग एन इमेज from electrons emitted by object surface rather than from the transmitted electrons, ठीक है। और इसकी जो है इसकी रेजोल्यूशन और भी, इसके अंदर और भी तगड़ी डिटेल देखने को मिलती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज बीन यूज्ड टू एग्जामिन द सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ग्रेट डिटेल। इट हैज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ 7 नैनोमीटर और लेस। इसकी रेजोल्यूशन और भी कम है, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर और भी ज़्यादा है। तो मतलब जितनी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा आप माइन्यूट डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। सो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, सारे माइक्रोस्कोप आपको समझा दिए, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक है यार। कुछ सजेशन देनी हो तो कमेंट कर देना, और शेयर भी कर देना यार, सब पास हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।